मैनेजमेंट के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में पिछले क्लास में हमने आपको पीडीएफ फाइल सेंड की थी, शायद आपने उसको पूरा स्टडी किया होगा। अब इसको किस तरह से प्रैक्टिकल कॉम्प्लायंस करना है उसके बारे में आज अच्छी तरह जान लें, समझ लें। ये केवल सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि ये हमारा पूरा सिलेबस एट ए ग्लांस, पूरे सिलेबस को किस तरह से हम हर समय दिमाग में रखें। ये वह शुरुआती जो क्लासेस हैं, इनके वीडियोज़ या पीडीएफ जो भी आपको भेजी जा रही है, इसको आप केयरफुली इसकी स्टडी भी करनी है, इसको स्टोरेज भी आपको ढंग से रखना है, क्योंकि कभी भी आपको देखना पड़े, कई बार मिस हो जाता है सिलेबस कहाँ है। तो सिलेबस के बारे में, उस कंटेंट्स के बारे में सारी जानकारी आपको इन शुरुआती लेक्चर्स में मिलती रहेगी। ये पूरा साल भर की जो स्टडी होगी उसका एक बैकग्राउंड आपके लिए तैयार कर देगा। तो आपको एक बात तो मैं क्लियरली बताई दी थी कि हमारा पूरा सिलेबस 5 यूनिट्स में बटा हुआ है। तो मैं 5 सेगमेंट्स इसके बनाकर आपको प्रैक्टिकली किस सेगमेंट में क्या बात है, किस यूनिट में क्या बात है, इन चीज़ों को प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं। सिलेबस फिर देख लेना, पीडीएफ फाइल आपके पास अवेलेबल है। अब उसमें जब भी मैनेजमेंट की बात करेंगे, ये हमारा पहला पेपर है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 2 पेपर्स की आपको हमने शुरुआती क्लासेस में चर्चा की। पहला पेपर है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और दूसरे पेपर का नाम है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो मैनेजमेंट में जैसे कि आपको हमने बात की थी कि ये आपका कुछ बातें ऐसी हैं जो आपने 12th क्लास में भी पढ़ ली हैं, या 11th और 12th के लिए सिलेबस को मिलाकर कुछ बातें आपको शुरुआती तौर पर बेसिक के रूप में बता दी गई हैं। तो वो एक आधार का काम करेगा आपके लिए कि आप इस चीज़ को जिस लेवल पर आपकी अंडरस्टैंडिंग है उससे और आगे ले जा पाएंगे। तो जितनी आपकी समझ है उसको एडिशन कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को देखते रहें। तो इंट्रोडक्शन में जैसे फर्स्ट यूनिट है, कोई सी भी सब्जेक्ट की बात कर लें तो इसमें उस थीम के बारे में इंट्रोडक्शन की बात आएगी। अब इंट्रोडक्शन में क्या क्या बात आती है, उस थीम का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, अर्थ है, परिभाषा है, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी इंपॉर्टेंस, इसके प्रिंसिपल्स, इसके फंक्शंस। अगर ये आपके दिमाग में क्लियर है तो आपका इंट्रोडक्शन बिल्कुल क्लियर है। मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है, मैनेजमेंट की डेफिनेशंस, कौन सी डेफिनेशंस, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस है, जिसमें हमने आपको 2 नाम क्लियरली बताए हैं। पहला जिसके लिए कहा जाता है द ट्रू फादर ऑफ मैनेजमेंट, नाम क्या है उनका, हेनरी फेयोल। और दूसरा फर्स्ट ऑफिशियल मैनेजमेंट थिंकर जिनको कहा जाता है फ्रेडरिक मैस्लो टेलर। तो कम से कम 2 डेफिनेशंस आपको बिल्कुल क्लियर हमेशा दिमाग में रखनी है। और जब हम किसी भी चीज़ की मीनिंग पढ़ लेते हैं, किसी चीज़ की डेफिनेशंस के बारे में जानकारी मिल जाती है, तो ये कंपोनेंट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है कि उसकी फीचर्स क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके डायमेंशंस क्या हैं। ये बातें हमको पता लग जाती हैं। जिसकी से निकलेगा, मीनिंग से निकलेगा, डेफिनेशन से निकलेगा, इंपॉर्टेंस। तो मैनेजमेंट के कंसेप्ट में बिल्कुल क्लियरली हमने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास जब की थी तब ये बताया था मैनेजमेंट करता क्या है। मैनेजमेंट आपको ले जाता है टुवर्ड्स परफेक्शन, कि आपसे कोई गलती होने की संभावना खत्म हो जाए, आप चीज़ों को रिपीट न करें, आप टाइम का वेस्टेज न करें, आप रिसोर्सेज का वेस्टेज न करें। अगर ऐसी कोई भी चीज़ हमको मिलती है, कहाँ मिलती है, चाहे बिजनेस सेक्टर की बात कर लें, चाहे वो सोशल सेक्टर की बात कर लें, चाहे आपके होम मैनेजमेंट की बात कर लें, इन चीज़ों में अगर कहीं लिमिटेशंस नहीं है, डुप्लीकेशंस नहीं है, वेस्टेजेस नहीं है, तो हमारे लिए जो चीज़ बचती है वो बचती है मैनेजरियल एस्पेक्ट वाली चीज़ें। तो हर जगह पर आपको अपनी वर्थ साबित करेगा अगर मैनेजमेंट के तरीके से चले। मैनेजमेंट फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, सब्जेक्ट तो है ही अपने लिए, इस पार्ट फर्स्ट के लिए एक ऑफिशियल पेपर के रूप में दिया गया है। इसके अलावा ये लाइफ स्टाइल है, मैनेजमेंट के रूप में जीवन को जिया जा सकता है। ये चीज़ भी आपको जाननी चाहिए। अब बात आती है प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स सब लोग आपके बारे में परिचित हैं। अगर हेनरी फेयोल की फंडामेंटल्स की बात हमने कर ली है तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये हैं माइलस्टोन्स मैनेजमेंट की जानकारी के लिए। अगर आपको प्रिंसिपल्स का पता है, अगर आपको फंक्शंस का पता है, तो हम मान के चल सकते हैं कि आपको पूरे मैनेजमेंट की जानकारी है। तो जैसे फंक्शंस की बात की थी हमने, 5 यूनिवर्सल फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस और किस तरह से किए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप
सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करेंगे, उसकी अनुपालना में आप कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, फिर डायरेक्शन देंगे, कंट्रोल करके अपनी सारी प्रोसेस को पूरा कर लेंगे। इसलिए केवल प्रोसेस नहीं, इसको कहते हैं हम कंटिन्यूअस एंड डायनामिक प्रोसेस, यूनिवर्सल प्रोसेस, ह्यूमन प्रोसेस। ये बहुत सारे नाम इसके लिए दिए जाते हैं। फंक्शन से बनती है प्रोसेस, और वो फंक्शंस कैसे किए जाएं, उनका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाए, ये बताते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। ये गोल्डन रूल्स हैं, रेडीमेड सॉल्यूशंस हैं। कोई नया मैनेजर आया, मैनेजमेंट करना नहीं जानता है, वो मैनेजमेंट कैसे करें, उसके लिए प्रिंसिपल्स का सेट, ये है गाइडलाइन फैक्टर्स। आपको बताएंगे कब क्या करें। जैसे किसी व्यक्ति को क्या काम दिया जाए, तो पहला प्रिंसिपल हमारा मैनेजमेंट का, हेनरी फेल का, डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। अगर डिवीजन कर दिया है तो दूसरा प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। कि आपने वर्क का एलोकेशन किया है तो उसके साथ उसको पावर्स दी जानी चाहिए, अथॉरिटी दी जानी चाहिए। और अथॉरिटी का एक सिंगल मीनिंग होता है अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि जो काम कर रहा है उस काम को पूरा करने के लिए जितने एसेंशियल्स उसके लिए हैं, जरूरी हैं, उनको वो बिना किसी बैरियर के पूरा कर पाए। और अगर कुछ अथॉरिटी है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन की जाएगी। तो अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया है तो हम मोटे तौर पर मान के चल सकते हैं मैनेजमेंट की अच्छी जानकारी आपके पास डेवलप हो गई है। अब इन चीज़ों को और एलोबरेट करके आगे की यूनिट्स में कैसे डाला गया है, जैसे कि सेकेंड यूनिट की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पास बातें रहेगी, एक तो रहेगा इसमें प्लानिंग, एक रहेगा डिसीजन मेकिंग। ये दो एस्पेक्ट सेकेंड यूनिट में आपको प्राइम रूल से देखने पड़ेंगे। कि अब ये मान लिया बेसिक्स हमारे पास हो गए, और जब फंक्शंस की बात की थी, मैनेजमेंट की शुरुआत कहाँ से करते हैं, मैनेजमेंट की शुरुआत करते हैं प्लानिंग से। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। पहला स्टेप आपने कैसे पूरा किया, प्लानिंग है क्या, ये है प्री एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, इसके बारे में आज हम एज्यूम कर रहे हैं, आज हम अनुमान लगा रहे हैं। ये होगा सब फ्यूचर में होगा, लेकिन उस फ्यूचर की एंटिसिपेशन है, हम पहले से कल्पना कर रहे हैं, पहले से उसके बारे में कोई अनुमान लगा रहे हैं, कोई गेस लगा रहे हैं, ऐसा करेंगे, ये अनुमान है, होगा या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन हमारी तैयारी होनी चाहिए। कई लोग तो कहते हैं कि प्लानिंग अगर आप करते हैं, इट इज़ ए ब्रिज बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू विश टू गो, कि अभी आप कहाँ हो और कहाँ जाना चाहते हो, इसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। इस ब्रिज से प्लानिंग से निकलेंगे, ये प्लानिंग रहेगी, हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, प्लान ऑफ एक्शंस, सीरीज ऑफ प्लान ऑफ एक्शंस। अगर ये आपके पास क्लियर है तो आपको अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन प्लानिंग का काम क्या होता है, यह है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। प्लानिंग कहाँ से करते हैं, प्लानिंग का बेस बनता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट डेटा, पास्ट रिकॉर्ड, या मान लो नई कंपनी है तो पास्ट कहाँ से लाएंगे, तो हमारे कॉम्पिटिटर्स के या उस फील्ड के जो अन्य मार्केटर्स अवेलेबल है, उनके एक्सपीरियंसेस को अपने बेस के रूप में काम में लिया जा सकता है। तो एक बार प्लान तो करो, आपको क्या करना है। जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो प्लानिंग तो होनी चाहिए कि करियर क्या बनाना है, और करियर बनाने में हमारी स्टडीज़ कैसे हेल्प करेगी, उसकी अगर आपने एक रूपरेखा बना ली है तो प्लानिंग आपने तैयार कर ली है, अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुँचने के लिए आपका पहला स्टेप सक्सेसफुली पूरा हो गया है। अब इसी के पहले कुछ बातें आ गई, उसमें एक डायमेंशन है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग वैसे तो बहुत सिंपल वर्ड मानते हैं, और हिंदी वर्जन इसका निर्णय लेना, टू डिसाइड। और डिसाइड करने के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी जरूरी है। डिसाइड काय के है, देखो डिसीजन मेकिंग तब करेंगे जब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन मार्क आ जाए। क्वेश्चन मार्क का मतलब है अनसर्टेनिटी, क्या करें, एक क्वेश्चन मार्क आ गया, और क्वेश्चन मार्क आने के बाद में वो काम करने के लिए कम से कम दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव नजर आए, दो विकल्प कम से कम रहें, और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। वन सिंगल अल्टरनेटिव कैन नॉट बी ए डिसीजन, ये गोल्डन रूल है इसका। अगर एक ही विकल्प है तो वो आपका डिसीजन नहीं है। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास पास की तो 3 ऑप्शन थे, अब क्या करें, क्वेश्चन मार्क था ना, 10th के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो 3 साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, 3 में से आपने
एक का सिलेक्शन कर लिया, ये आपका डिसीजन मेकिंग हो गया। अगर एक ही ऑप्शन होता है, जैसे कॉमर्स स्ट्रीम में आप आ गए और बीकॉम पार्ट फर्स्ट में बैठने का फैसला किया, आप दूसरी जगह बैठ भी नहीं सकते हो। आपकी क्लास का नाम बीकॉम पार्ट फर्स्ट ही कहलाएगा, पार्ट सेकंड में आप एंट्री नहीं ले सकते हो, आर्ट्स में नहीं जा सकते हो, साइंस में नहीं जा सकते हो। अगर एडमिशन कॉमर्स में हुआ है तो वो अकेला विकल्प कभी भी डिसीजन मेकिंग के इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा। तो ये मोटी बात आती है, आए दिन समस्या आती रहती है। प्लानिंग तो कर ली आपने, लेकिन हमारे सामने रियल लाइफ में जो घटनाएं आती है उनके बारे में कई बार ऐसा होता है कि अनुमान ही नहीं होता है, ऐसा हो जाएगा। तो वो समस्या आने पर आप कितनी पेशेंस रख पाते हो, कितनी क्रिएटिविटी काम में ले पाते हो, उस समस्या से कैसे निकल पाते हो, ये आपकी डिसीजन मेकिंग का बैकग्राउंड तैयार करना करेगा। और इसी के साथ एक और डायमेंशन इसमें दिया हुआ है, उसका नाम है MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव सेटिंग का मॉडर्न ट्रेंड है। आज के ज़माने में ऑब्जेक्टिव्स कैसे सेट हो रहे हैं, जैसे ट्रेडिशनली बात करें, इस सेगमेंट में अगर चलें तो टॉप मैनेजमेंट प्रिविलेज है, उसके पास ये विशेषाधिकार है कि वो ऑब्जेक्टिव सेट करता है। हायरार्की होती है कंपनी में कि कंपनी में एक तो होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल और एक होता है लोअर लेवल। तो टॉप लेवल में कौन होता है? यहाँ पर होता है चेयरमैन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO, MD मैनेजिंग डायरेक्टर, ये टॉप मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे होता है HR मैनेजमेंट, HR मैनेजर कह लो उसको, मार्केटिंग मैनेजर कह लो, फाइनेंस मैनेजर है। ये लोग जिसके पास वन सिंगल डिपार्टमेंट का चार्ज है वो है मिडिल लेवल मैनेजर्स। और लोअर लेवल मैनेजर्स हैं सुपरवाइजर्स, द इमीडिएट बॉसेस। कर्मचारी जिनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं वो होते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स। तो ट्रेडिशनली क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है, लेकिन ये मॉडर्न कंसेप्ट ये कहता है कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेटिंग होनी चाहिए। टॉप, मिडिल, लोअर तीनों लेवल के मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले कुछ लोग एक जगह पर बैठे और साथ में बुलाइए जो हमारे वर्कर्स हैं या लेबर्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाइए और कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेटिंग कीजिए। ये है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। रिवोल्यूशनरी थॉट है, ज़्यादातर कंपनियां अभी काम में नहीं ले रही हैं क्योंकि उनका जो प्रिविलेज की बात की थी शुरुआत में हमने, उसको कहीं वो टूटता हुआ देखते हैं, इसलिए इसको जनरली नेगलेक्ट करने का वो प्रयास करते हैं। खैर, अगर ये होता है तो बहुत क्रांतिकारी चीज़ हो सकती है। जब आप ये सक्सेसफुली पूरा कर लें तो थर्ड यूनिट की पूरी है आपके ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन कितनी तरह के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, अथॉरिटी कैसे डिसाइड होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के क्या मायने होते हैं, डिपार्टमेंटेशन कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी की सारी बातें, ये पूरी यूनिट अगर आप थर्ड यूनिट के ऊपर फोकस करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारे एस्पेक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। टीम जो बनाई जाती है, वो टीम बनने का बेसिक सोर्स यही है कि हमने प्लानिंग को अब एक्चुअलाइजेशन तक लाने के लिए एक टीम का निर्माण किया। जो प्लान था ना हमारे यहाँ पर, उसको कैसे पूरा करेंगे, तो हमने कुछ पोस्ट क्रिएट की, कुछ पदों का सृजन किया और उन पदों के ऊपर हमने व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट किया, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हो गया। और जैसे बात की थी हमने प्रिंसिपल में, आपको बताया था कि ये डिवीजन ऑफ वर्क होने के साथ ही अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हाथों हाथ असाइन हो जाती है। तो वो जब हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन, अब कितने डिपार्टमेंट रखे जाएं, कितने हमारे पास स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ हैं, हायरार्की में कितने लेवल्स होने चाहिए, ये अगर आपने काम कर लिया है तो ये ऑर्गेनाइजिंग का एक फंक्शन आप पूरा कर लेंगे। और इसके जो स्ट्रक्चर है, जैसे लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, और सबसे बड़ी बात जिसके बारे में शायद आज के ज़माने में फोकस दिया जाता है, वो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम सीधी रेखा चलती है।
टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, वर्किंग ग्रुप्स, एक स्ट्रेट लाइन। अब वहाँ पर किसी भी लेवल पर हेल्प के लिए अगर हमने कोई एक्सपर्ट्स जोड़ दिए हैं, अपॉइंट नहीं किए, जोड़ दिए हैं, अगर अपॉइंटमेंट हो जाए तो हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक्सपर्ट क्या करेगा, आपको अपना काम करने के लिए एक्सपर्टाइज कमेंट देगा। मानना या नहीं मानना आपकी इच्छा है। अगर आपकी इच्छा है तो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, और मानना मजबूरी है तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये बेसिक डिफरेंस कई बार इसमें माइन्यूट हेयरलाइन डिफरेंस ही देखने को मिलता है कि यहाँ भी एक्सपर्ट है, यहाँ भी एक्सपर्ट है, लेकिन ये एक्सपर्ट क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा है। और वो क्या है, वो एक्सपर्ट के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। जैसे लीगल एडवाइजर, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर, वो एडवाइस दे रहा है, मानो नहीं मानो आपकी इच्छा है, लेकिन ये हमारी ही कंपनी का पार्ट है, इसका मानना हमारे लिए एसेंशियल हो जाएगा। अब बाकी जो है तो जैसे परिस्थितियाँ होती हैं, कमेटी या जॉइंट या कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो वहाँ कमेटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सकता है। प्रोजेक्ट जहाँ पर एक के बाद एक कई टाइम बेइंग प्रोजेक्ट चलते हैं तो वहाँ पर अलग से अपॉइंटमेंट नहीं होता है, एग्जिस्टिंग टीम में से कुछ मेंबर्स को प्रोजेक्ट के सामने रख दिया जाता है, और जैसे प्रोजेक्ट पूरा होता है वो अपने अपने ओरिजिनल डिपार्टमेंट में वापस चले जाते हैं। मैट्रिक्स, कमेटी और प्रोजेक्ट, फंक्शनल और प्रोजेक्ट, इनको एक साथ जोड़ दें तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स, जिसमें डुअल, कई बार ये बात आती है कि जो यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दो मेजर प्रिंसिपल्स हैं, कई बार वो ओवरलैप होते हुए नजर आते हैं। खैर उस चैप्टर में अपन इसको खुल के डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए बेसिक थीम ये है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारे कंसेप्ट आपको 30 मिनट से मिलेंगे। अब फोर्थ, इसमें एक तो आपको है मोटिवेशन, एक है लीडरशिप, और एक है कम्युनिकेशन। बेसिक चीज क्या है, डायरेक्शन के पार्ट है। डायरेक्शन की 5 टेक्निक्स है, 5 में से 3 तो आपके साथ इस यूनिट में जुड़ी हुई है, बाकी 2 क्या है, एक तो है सुपरवाइजिंग। सुपरवाइजिंग में केवल ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जो भी आपके ऑब्जर्वेशन आते हैं उससे इंडिविजुअली बुलाकर शेयर कर दिया जाता है। और एक चीज़ जो हेनरी फ्लोर का नाम है, उसका जो फंक्शन है वो इस टेक्निक में लिया जाता है, वो है कमांडिंग। स्ट्रिक्ट वर्ड है जो आज के दौर में शायद उतना काम में नहीं लिया जाता है। खैर हम 3 के साथ आगे बढ़ेंगे। मोटिवेशन, मोटिवेशन जब भी लगे कि व्यक्ति अपनी एफिशिएंसी का बराबर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा है, उसकी कैपेबिलिटीज और उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस में कहीं गैप आ रहा है, तो मोटिवेशन देने का हमको समय आ गया है कि आपको देख लेना चाहिए। अब मोटिवेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल है, इंडिविजुअल है, ग्रुप है, ये परिस्थिति के अनुसार डिसाइड किया गया है। और साथ में मोटिवेशन की 2-3 बेसिक थ्योरीज हैं, मास्लो की थ्योरी, हर्जबर्ग की थ्योरी और मैकग्रेगर की थ्योरी। ये चीज़ आपको इस सेगमेंट में देखनी पड़ेगी। अब बात आएगी लीडरशिप की। लीडरशिप है वैसा करके दिखाना जैसा आप लोगों से चाहते हो। मैनेजमेंट के बारे में कहते हैं कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, लेकिन आज के ज़माने में क्या है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पर्सन्स। खाली करवाना नहीं है, आपको खुद भी काम करना है। वर्क प्लेस पर फ्रिक्वेंटली जाना चाहिए, प्रैक्टिकल समस्याएं क्या होती है एक्सपीरियंस करना चाहिए, और जैसा दूसरों से चाह रहे हैं वैसा बिहेवियर कैसे दे सकते हैं, कि हमारे लीडरशिप का पार्ट है। और अब इम्पोर्टेंट बात आती है कम्युनिकेशन। सूचनाएं देना, आदेश देना, डायरेक्शन देना, किसी भी तरह के चेंज करने के लिए कहना, इन सब के लिए ज़रूरत पड़ेगी कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन मेजर जो बातें होती है वो तो आपके वर्बल कम्युनिकेशन से क्लियर कर ली जाती है, लेकिन जो फॉर्मल एस्पेक्ट्स होते हैं, इसमें लेटर्स हैं, सर्कुलर्स हैं, इंडिविजुअल मैटर्स के, वो देकर आपको कम्युनिकेट किया जाता है कि आपको कब क्या करना चाहिए, कब क्या चेंज करना चाहिए। ये बताने का जो मैकेनिज्म है, उसमें बैरियर्स क्या आते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कब, रिटन कम्युनिकेशन कब, और कई बार जेस्चरल से काम चल सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पर हम जब क्लियर कर लेंगे तो इस सेगमेंट में हमारे पास क्या बचेगा, एक तो बचेगा कंट्रोल। कंट्रोल और यहाँ पर ये है डायरेक्शन। बेसिक डिफरेंस ये है, डायरेक्शन तब दिया जाता है जब काम चल रहा है, व्हेन द वर्क इज इन प्रोग्रेस, और कंट्रोल इज एक्सरसाइज व्हेन
फाइनल पैरामीटर काम में लेते हैं कि एक्चुअल प्लानिंग क्या थी, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रहा, जैसी प्लानिंग थी वैसा काम हुआ या नहीं हुआ, हम कंट्रोल में रहे और उसको बेटर बनाने के लिए फर्दर प्लानिंग जो करनी है, नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करनी है, उसका बेस बन जाएगा। और अगर वैसा नहीं हुआ तो जो भी आपके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो भी रेक्टिफिकेशन मेजर्स हैं, वो आपको यहाँ पर काम में लेने हैं, ये आप कंट्रोल कर लेंगे। कंट्रोल के अलावा यहाँ पर देखेंगे हम मैनेजमेंट ऑफ चेंज। आज के दौर में हर सेक्टर में बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, एडवांसमेंट्स, नई तकनीक का प्रवेश, नई थॉट्स को इन्वॉल्व करना। तो हमारी कंपनी जितनी जल्दी चेंज को अडॉप्ट कर लेगी उतना ही फ्यूचर को बेटर बनाने का हम प्रयास कर लेंगे और हमारी जो अपडेट रहने की स्थिति बन सकती है उसमें हेल्प करेगा मैनेजमेंट ऑफ चेंज। और एक लास्ट डायमेंशन है इमर्जिंग हॉरिजॉन्स। इसी का विस्तार है कि हर दौर में कोई ना कोई नई चीज़ हमको देखने को मिलती है, ऐसी थीम, ऐसा कंटेंट जो पहले नहीं था। जैसे यहाँ पर बात की जेल में MBO, ये पिछले किसी मैनेजमेंट सेक्टर में नहीं था, ये इस शताब्दी की हम देन मान सकते हैं। पहले इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, तो ये भी इमर्जिंग हॉरिजॉन है। और जहाँ पार्टिसिपेशन की बात आती है, जहाँ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात आती है, तो मैनेजमेंट कहाँ से चला था और अब कहाँ आ गया है, वो सारी जो जर्नी का पार्ट है उसको यहाँ पर एनालाइज किया जाता है। तो मैनेजमेंट का पूरा कंसेप्ट, पूरी थीम, पूरी बुक इन चीज़ों में कंपाइल की जा सकती है। ये बेसिक्स जो है इसको हमेशा आप स्टोर करके रखेंगे, उसको जब जब आपको टाइम मिले जरूर इन चीज़ों को रिवाइज किया करें। गुड लक।